नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर गोलीकांड का खुलासा, हथियार समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अंडाल में पानी की किल्लत से भड़का जन आक्रोश, विरोध में सिदुली कोयलरी में ठप रहा उत्पादन। कांका में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को मारी टक्कर, मौत। महिला आरक्षण पर सियासत, हजारीबाग से रांची तक प्रदर्शन की गूंज। आरबीआई का बड़ा एक्शन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द, फिनटेक सेक्टर में हलचल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम देवघर की करेंगे। जी हां, देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के जयपुर मोड़ पर 23 अप्रैल की रात हुई लूट और गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ा हाथ लगा। जी हां, पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए लूट की कोशिश के दौरान अपराधियों ने जो अपने साथी को ही गोली मार दी थी, उस मामले में उद्भेदन कर लिया। आपको बता दें कि इस दौरान एक बदमाश अपने ही साथी की गोली से घायल हो गया था और उसकी बाद में मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर लगातार छापेमारी शुरू की गई। तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूटा गया मैजिक वाहन भी बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस घटना में कुल 6 अपराधी शामिल थे। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में अकरम समानी, शहजाद शेख उर्फ गोलू, शिवम कुमार और राहुल कुमार शामिल है। पूछताछ के दौरान गिरोह के नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अहम सुराग भी मिले। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा, लूटा गया मैजिक वाहन, बिना नंबर की एक बाइक, फटा हुआ नोट और तमाम चीजें बरामद की है। इससे साफ होता है कि वारदात पूरी योजना के तहत अंजाम दी गई थी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल की जब रात को लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और जो वाहन है उसे लूटने का काम किया जा रहा था, इसी दौरान कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल होता है और उसमें बदमाशों में अफरा तफरी मचती है और गोली चलती है, जिसमें उनका साथी ही घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस लूट और हत्याकांड मामले में कहीं ना कहीं जांच करती है और 24 घंटे के अंतर्गत इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है और मामले का खुलासा किया जाता है। 23 तारीख को देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि जयपुर मोड़ के पास एक मैजिक चालक के साथ मारपीट हुई है और वहाँ पे फायरिंग की भी घटना हुई। तो उक्त सूचना के संबंध में वहाँ पे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आसपास के थाना प्रभारी वहाँ पे पहुँचे। वहाँ जाने पे पता चला कि मैजिक जो मैजिक गाड़ी थी उसमें 8 कोका कोला के फ्रिज लोड थे और वो नामकुम से लेके साहिबगंज जा रहा था। इसी बीच एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक R15 मोटरसाइकिल उसका पीछा की, उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद रोक के चालक के साथ मारपीट की गई। मारपीट के क्रम में जो पिस्टल का बट है उसका यूज़ किया गया और उसके बाद चालक को ज़बरदस्ती फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की जा रही थी। एक अपराधी उसमें से पिस्टल ताने हुए था। इसी धक्का मुक्की के क्रम में पिस्टल से गोली चली और उन्हीं के एक साथी को गोली लग गई। उसके बाद आनन फानन में जिसको गोली लगी थी उसको फॉर्च्यूनर में बिठाया गया और वो लोग जाके सदर अस्पताल में उसको छोड़ आए और वहाँ से फरार हो गए।
सदर अस्पताल में उसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। उसके बाद जो टीम थी उसके द्वारा छापेमारी की गई और इसमें जो 6 अभियुक्त में से 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई, एक की मृत्यु हो गई और एक अभी फरार चल रहा है। जो घटना में यूज़ हुआ था पिस्टल और मैगजीन दोनों बरामद हुआ है और मैगजीन में 3 गोली लोडेड है और R15 बाइक जो है वो भी बरामद है। गोली किनके हाथों चली थी? गोली उनके एक अपराधी जो हैं आकाश रमानी, उन्हीं के हाथों से गोली चली। गिरफ्तार के पहले भी कोई अपराधी की थी? अभी तक कोई आपराधिक के इतिहास सामने नहीं आया है। हम और भी थाना और भी जगहों से पूछताछ कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इन लोगों की गिरफ्तारी रात में डिफरेंट प्लेसेस से हुई है। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तो अलग अलग कोई जेसीडी रेलवे स्टेशन, कोई दूसरी जगह से भाग रहा था, तो उनकी गिरफ्तारी की। जो डेथ की है उनका आपराधिक इतिहास रहा है? उनका अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिल रहा है। तो मामला सर ये लूट के दौरान ही घटना घटी है क्या? बिल्कुल, लूट के दौरान जो उसके साथ मारपीट की जा रही थी उसी के क्रम में जो पिस्टल तना हुआ था और धक्का मुक्की हुई तो पिस्टल गलती से चला और उन्हीं के। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पश्चिम बंगाल से आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंडाल में भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से जूझ रहे कोयलरी हाउसिंग के निवासियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। जी हां, पानी की आपूर्ति नहीं होने से नाराज लोगों ने शनिवार सुबह करीब सुबह से ही सिंदोली कोयलरी में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और खनन कार्य पूरी तरह ठप कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इलाके में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। गर्मी के इस दौर में हालत और भी गंभीर हो गए, जिसके चलते लोगों को पानी तक के पीने को नसीब नहीं हो रहा। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनके क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के चलते कोयलरी का काम करीब 2 घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। बाद में ईसीएल के एक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर खनन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं और साफ तौर पर अब लोग जवाब मांग रहे कि आखिरकार जो पानी है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है, उसके बिना कैसे गुजारा किया जा सके। कितना दिन से पानी नहीं गिर रहा? 1 सप्ताह से। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अगर पानी अभी आप लोगों को नहीं अगर आया तो खाना बंद रखिएगा। कितना दिन से पानी ना हो? पानी नहीं मिलता है। कितना दिन से बंद है? कितना दिन से हो गया? 1 सप्ताह से बेसी हो रहा, 10 दिन हो रहा है। अब पानी जहाँ गरु माल है सब आदमी है, हम क्या करेंगे? पानी नहीं मिलेगा तो। अभी हम लोग टैंकर से पानी दे रहे हैं और सबमर्सिबल पंप चालू करने का अभी आदमी भेज दिए हैं और नेक्स्ट जो पंप है उसको बना के हम लोग बुधवार को। अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल के कांगड़ा से आई है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह पानागढ़ मोरग्राम स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 52 वर्षीय महिला की जान चली गई। यह घटना कांगड़ा मिनी बाजार के पास हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि मृतका की पहचान प्रतिमा देश सरकार के रूप में हुई है, जो कांगड़ा के कॉलोनी नंबर 3 की निवासी थी। वह घरेलू काम काज किया करती थी और रोज की तरह सुबह अपने काम पर जाने के लिए पैदल निकली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची और सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, इसी बीच पीछे से वीरभूम की ओर से आ रही मुर्गा दाने से लदी ट्रैक्टर ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही कांगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में किया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए पानागढ़ मोरग्राम स्टेट हाईवे पर यातायात बाधित रहा, जिसके बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर सामान्य कराया। अब बात करेंगे हम महिला आरक्षण बिल को लेकर। जी हां, महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इसी बीच हजारीबाग से लेकर
रांची तक महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। संसद में बिल पारित नहीं हो पाने के बाद अब इसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा। शनिवार को हजारीबाग समेत आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं भाजपा के आह्वान पर रांची के लिए रवाना हुई, जहां कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय परिसर से करीब 5 बसों में सवार होकर महिलाएं रांची के लिए निकली। इस दौरान महिलाओं में नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आई। उनका कहना था कि महिला आरक्षण बिल लंबित रहने से महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारियों को नुकसान पहुंच रहा है। इस मौके पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संसद में बिल पारित नहीं होना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नीयत को उजागर करता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल सदन में जो लाया, चर्चा पे लाया था, इसका समर्थन कांग्रेस और उनकी इंडिया के जो गठबंधन की जो सांसद थे उन्होंने नहीं दिया। और हम सब महिलाओं को जो आरक्षण मिलने वाला था उससे सब अधिकार से हम सबों को वंचित कर दिया गया। हम सब जो महिला, भारतीय महिला जितनी है, हमारी आधी आबादी कहलाती है, लेकिन आधी आबादी के साथ इस तरह का एक तरह से उनके अधिकारों का हत्या करना, ये कांग्रेस की मंशा बताती है कि कांग्रेस बिल्कुल महिला विरोधी सरकार है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है, जब पूरा देश एक टकटकी भरी निगाहों से देख रहा था कि किस तरह से हमारी माताएं बहनों को मान सम्मान मिले, उन्हें सदन में 35% का जो आरक्षण का हम लोगों ने हक दिलाने का काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का बिल पास किया था, कहने को तो इस समय हमेशा ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं को मान सम्मान देंगे, लेकिन जब उनको मान सम्मान देने और उन्हें हक देने की बात हुई तो पीठ में खंजर भोंकने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बड़े फैसले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस कदम को देश के फिनटेक सेक्टर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों के गंभीर उल्लंघन और लगातार अनुपालन में कमी को लेकर की है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहक नहीं जोड़ सकेगा और सीमित दायरे में ही सेवाएं दे पाएगा। मौजूदा ग्राहकों को अपनी जमा राशि निकालने या अन्य बैंकों में ट्रांसफर करने की भी सलाह दी गई। विशेषज्ञों की माने तो इस कार्रवाई से फिनटेक कंपनियों को सख्त नियम के पालन का स्पष्ट संदेश दिया गया। डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सुविधाओं के तेजी से बढ़ते दौर में नियम सख्ती से पालन करने जरूरी है। हालांकि पेटीएम की मुख्य ऐप और अन्य सेवाओं पर इसका सीधा असर सीमित रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन निवेशकों और ग्राहकों के बीच चिंता का माहौल बरकरार है। बात करेंगे हम राजनीतिक जगत की। जी हां, देश की राजनीति में एक बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी असहमति और रणनीतिक मतभेदों के चलते नेताओं ने यह बड़ा फैसला लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं ने कहा कि वह देश के विकास और मजबूत नेतृत्व के लिए यह कदम उठा रहे। वहीं आपकी माने तो आपके लिए यह घटनाक्रम एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के प्रमुख चेहरों का इस तरह से अलग होना संगठन की मजबूती पर सवाल खड़े कर रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका असर साफ तौर पर आने वाले चुनाव पर अब नजर आ सकता है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। आपने इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया, जबकि बीजेपी ने इसे अपनी नीतियों और नेतृत्व में विश्वास का प्रमाण बताया। फिलहाल इस बड़े सियासी बदलाव के बाद आने वाले दिनों में राजनीति और भी गर्मा सकती है और साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि राघव चड्ढा भाजपा में जाने के बाद क्या कुछ नए बयान देते हैं। रुक करेंगे एक बार फिर हजारीबाग की। आपको बता दें कि हजारीबाग के बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई बड़ी डकैती के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आपको बता दें कि एसपी अमन कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे
और पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए जांच प्रक्रिया को गति दी। एसपी ने बताया कि मामले की गहराई से पड़ताल के लिए टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है। साथ ही घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स और अन्य अहम साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपराधियों ने करीब 3 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसे भी लूट लिया है। इसके अलावा करीब 4 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रही है। एसपी अमन कुमार ने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वारदात किसी संगठित गिरोह ने अंजाम दी है या फिर इसमें किसी अन्य समूह का भूमिका है। बरही थाना क्षेत्र में लगभग 3:15 बजे के आसपास 4 अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसमें लूट की घटना घटित की गई है, जिसमें कि लगभग 4 लाख रुपए कैश और 3 किलो सोना जो है वो उनके द्वारा ले जाया गया। और जो भी टीम्स है यहाँ पे, फिंगरप्रिंट की टीम है, एफएसएल से टीम है और टेक्निकल सेल की टीम है और सभी जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद है। और कुछ टीम्स जो है वो कुछ लीड पर काम कर रही है और हम लोग लगातार अभी छापेमारी वगैरह कर रहे हैं। और ये जो घटना है इसका उद्भेदन हम लोग जल्द करेंगे। 4 लोग थे जो कि 2 बाइक में आए थे, इसकी अभी तक जानकारी मिली। हथियार बंद थे क्या थे सर? ये हथियार तो दिख रहा है जहाँ तक लोग बता रहे हैं, लेकिन एक बार हम लोग और भी चेक करेंगे कितने लोगों के पास हथियार था और कैमरा वगैरह जो है हम लोग भी चेक कर रहे हैं और बयान लोगों का लगातार भी ले रहे हैं। पता लग रहा है कि मोबाइल भी लेकर के गए हैं, कर्मी लोग एक बार हम लोग डिटेल ले रहे हैं और इस संबंध में आपको ब्रीफ हम करेंगे। कुछ लोगों के साथ हुई है, कोई मेजर इंजरी तो हमको नहीं बताया गया है अभी, लेकिन कुछ कर्मियों के साथ मारपीट उस दौरान, लूट के दौरान की गई होगी। तो जो भी बयान में आएगा उसके अनुसार हम लोग उनका बयान दर्ज करेंगे। एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा है सर। ठीक है, अपराधकर्मी अपराध कर रहे हैं, हम लोग डिटेक्शन करेंगे और जो भी इसमें कार्रवाई होता है वो हम लोग कर रहे हैं। नाकाबंदी वगैरह नाकाबंदी कर ली गई है और बगल के स्टेट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। गया डिस्ट्रिक्ट से भी लगातार बात हो रही है और उन लोग भी लगातार इसमें हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। अब हम बात झारखंड की मौसम की करेंगे। जी हां, झारखंड में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तेज हवाओं के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात, आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी दी गई है। खासकर खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और ऊंचे स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। किसानों को भी फसलों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में इस बदलाव का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन तेज आंधी और वज्रपात से नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। रुके एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान के नवाबहट इलाके में एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान 23 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिसके बाद कहीं न कहीं परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ तक कर दी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम के जो मालिक है उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके साथ ही 3 और कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मंगलकोट निवासी रिजिया खातून को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। परिवार का आरोप है कि भर्ती के समय महिला की हालत सामान्य थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान उनकी बेटी दर्द से चीखती रही, लेकिन नर्सिंग होम प्रशासन ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। बार बार पूछने पर भी सिर्फ यही कहा गया कि प्रेशर बढ़ गया है, सब ठीक हो जाएगा। परिजनों का कहना है कि लापरवाही और सही जानकारी न देने के कारण उनकी बेटी की मौत हो गई है। আমাদের নার্সিংহোমে গতকাল একটি ডেলিভারি হয় এবং যেটা আমরা খবর পেলাম যে ডেলিভারি হওয়ার কালীন যখন সিজারিয়ান সেকশন স্টার্ট হয় তখনই পেশেন্টের খিঁচুনি আরম্ভ হয় ওটিতে এবং খিঁচুনি হওয়ার পর পেশেন্টকে
যথারীতি পেশেন্টকে আমরা সিজার এখানে যে ডাক্তার ম্যাডাম করেছেন উনি সফলভাবে সিজার সম্পন্ন করেছেন এবং সেই টাইমে সিজার করার পর পেশেন্টের বাচ্চারও শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং পেশেন্টেরও শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তো এই সময়ে আমরা পেশেন্টের বাচ্চাকে পেশেন্ট পার্টি সমেত এবং আমাদের স্টাফ সমেত বাচ্চাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের এসএনসিইউ ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করি এবং সবাই মিলে তাকে পেশেন্টের বাচ্চাকে ওখানে ভর্তি করা হয় এবং তারপর পেশেন্টকে আমরা আইসিইউতে ট্রান্সফার করি এবং আইসিইউতে পেশেন্ট ভেন্টিলেশনে যায় এবং পেশেন্টের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকে। তো খিঁচুনি হয়, বারবার খিঁচুনি হয়, সেই জন্য আমরা পেশেন্ট পার্টিকে সম্পূর্ণ কাউন্সেলিং করে এবং সবার সম্মতি নিয়ে পেশেন্টকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার করা হয়। আমার মেয়ে মা করছে, ওটিতে ঢুকলিছে, ওটি থেকে মা করে চাকাইছে, একদিকে চড়াইছে একদিকে কাটছে। এত জিজ্ঞেস করছি যে কি হলো আমাদের পেশেন্ট, বলো গো, কিছু মতেই বলছে না। শেষ পর্যন্ত পায়ে ধরছি, তাও বলছে না কিছু। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।